हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता था कि हमने थर्ड सेम की पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर टू सब्जेक्ट था, जिसका अगर मैं कोर्स टाइटल की बात करूं तो फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, उसकी सीरीज को स्टार्ट किया था। उसी के तहत हमारा जो फर्स्ट यूनिट रहता था, जिसके अंदर हमने पहले 3 सब टॉपिक्स जो थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम 1.4 जो कि हमारा फोर्थ सब टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट यूनिट का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि इंडिया की डेमोक्रेसी को हमें कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से कंपेयर करके देखना है यूनाइटेड किंगडम की, जो हमारा ब्रिटेन है या यूके है, उसकी डेमोक्रेसी के साथ और यूएस की डेमोक्रेसी के साथ। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा 1.4 टॉपिक सब टॉपिक है, इसके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूछना चाहे। पहला ये पूछ सकता है कि आप हमें इंडिया का कंपैरिजन बताओ यूनाइटेड किंगडम के साथ, और अगर वो इस तरीके से भी पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है कि हमें इंडिया की डेमोक्रेसी का कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव बताओ यूके की डेमोक्रेसी के साथ, या तो हमें बताओ यूएस की डेमोक्रेसी के साथ। मतलब इसके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने उसी तरीके से फ्रेम किया है जैसे आप एग्जाम के अंदर पूरा सेम टू सेम जो है वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको लिख लोगे तो ये सफिशिएंट होगा आपको 12 में से 12 मार्क्स देने के लिए। ठीक, सिंपल तरीके से मैं बता दूं कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है उसका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव हमें पहले यूके के साथ बताना है, जो कि हमारा ब्रिटेन है। और जो हमारा सेकंड डायमेंशन इस क्वेश्चन का बनता है वो बनता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी का कंपैरिजन आप हमें यूएस की डेमोक्रेसी के साथ करके बताओ। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अपना जो क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा-सा डेमोक्रेसी के बारे में लिखना है, क्योंकि डेमोक्रेसी के बारे में ही मेन थीम जो है वो क्वेश्चन की उसी के रिलेटेड है, तो आपने उसको मेन थीम को पकड़ के उसके इर्द-गिर्द आपने इंट्रोडक्शन लिख देनी है। ठीक है? अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो आप उसमें लिखोगे कि डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, जिसके अंदर क्या होती है कि जो अल्टीमेट पावर जिसको हम सॉवरेन पावर कहते हैं, वो हमें लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। ठीक है? उस पावर का वो जो लोग हैं वो डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, या जैसे आपने सुना होगा कि डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में फॉलो की जाती है जो कि कंट्रीज़ एरिया के हिसाब से छोटी होती हैं, जिनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो हमें उन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है जहाँ पे जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो ज़्यादा है या पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो 2 तरीकों से लोग जो है अपनी पावर्स को एन्जॉय करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से भी और डायरेक्ट तरीके से भी, जहाँ अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, जैसे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है? उसके बाद इंडिया, यूके एंड द यूएस, ये वर्ल्ड की ऐसी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती हैं और इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसी मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है? हाउएवर देयर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, फंक्शनिंग डिफर सिग्निफिकेंटली। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, जैसे मैं यूएस, यूके या इंडिया की बात करूँ, उनका जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उनका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, उनका जो काम करने का तरीका है, हमें अलग-अलग देखने को मिलता है। और ये जो क्वेश्चन है उसी चीज़ को कंपेयर कर रहा है। जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी को यूके के साथ हम पहले कंपेयर करेंगे, जिसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को पहले हम कंपेयर करके देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर क्या-क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है यूके और इंडिया के अंदर। उसके बाद इलेक्टोरल सिस्टम हम देखेंगे, उसके बाद फेडरलिज्म देखेंगे और फिर चैलेंजेस हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो पहला जो हमारा मेन कंपैरिजन रहेगा, वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की, जो यूके के अंदर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया है और इंडिया के अंदर किस तरह से अडॉप्ट किया गया है। पहले हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हमने 1950s के अंदर अडॉप्ट किया था। ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वर्ल्ड का, एंड इट एस्टैब्लिश इंडिया एज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपने ये प्रिएम्बल्स के अंदर भी वर्ड पढ़े होंगे कि इंडिया ने जब अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, तो उस समय अब इंडिया को एज़ अ डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया एज़ अ सॉवरेन कंट्री है, एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है? एंड प्रोवाइड्स अ डिफरेंट डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस, और डिटेल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था कि किस तरह से सरकार काम करेगी, कौन-कौन सी पावर्स रहेंगी अलग-अलग ऑर्गन्स के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उनके बीच में पावर्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया।
लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स लाए, सरकार के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाए कि आप लोगों का वेलफेयर इंश्योर करोगे, लोगों के हित में काम करोगे, सरकार जो भी पॉलिसीज लाएगी लोगों का वेलफेयर इंश्योर करेगी। उसके बाद इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड है लेकिन अमेंडेबल है। आर्टिकल 365 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, एंड रिक्वायरिंग अ स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। और ये भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है कि अगर आपको कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लानी है, कोई भी चेंज आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लानी है, बदलाव लाना है, अमेंडमेंट लानी है, तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके आप समझ रहे हो ना, इंग्लैंड की बात कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। बेस्ड ऑन स्टेटस स्टैचूज के बेस्ड के ऊपर है, कन्वेंशन जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनके बेस के ऊपर उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनके उस चीज के ऊपर बेस है। जुडिशियल डिसीजंस के ऊपर बेस्ड है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लाइक द मैग्ना कार्टा माना जाता था। 1915 के अंदर मैग्ना कार्टा आया जो कि एक मतलब एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ सकते हो आप उसको, बट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था। एंड बिल ऑफ राइट्स लाए जाते हैं 1689 के अंदर। तो इस इन सब चीज़ों के बेस के ऊपर हमारे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। वो रिटन नहीं है बल्कि एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है, धीरे धीरे उसके अंदर चीज़ें ऐड की गई है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन उन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके उन्होंने अडॉप्ट कर दिया। मतलब जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, जैसे जैसे टाइम चलता गया, वैसे वैसे उन्होंने उस चीज़ के अंदर उसको ऐड करते गए। ठीक है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ या सिंपल तरीके से पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है। एंड अनलाइक इंडिया, यूके डज नॉट हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट। जैसे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है, वैसे हमें यूके के अंदर नहीं देखने को मिलता है। मेकिंग इट सिस्टम मोर अडेप्टेबल बट लेस कन्फाइंड। इसको अडेप्टेबल बना देता है लेकिन कन्फाइंड नहीं बनाता है इस चीज़ को। ठीक है, मतलब इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है अडेप्टेबल तो है, मतलब हर एक सिचुएशन में अडेप्टेबल हो जाता है कि जिस जिस तरह की भी सिचुएशन अराइज होगी उस तरीके से वो अपने आप को फिट कर लेगा, लेकिन कन्फाइंड नहीं है, डिफाइंड नहीं है। उसकी बाउंड्री लाइंस जो है वो लेस कन्फाइंड है कि उसमें ये नहीं बताया गया कि कौन सी पावर किस तरीके से कौन फंक्शन करेगा। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे ब्लरी ब्लरी रखा हुआ ग्रेइश कॉन्स्टिट्यूशन उनका हम मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव को कंपेयर करके देखते हैं कि जो इंडिया के अंदर किस तरह का पार्लियामेंट सिस्टम फॉलो होता है, एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर किस तरह से है। बोथ इंडिया एंड यूके फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बट विद की डिफरेंसेस। अगर मैं इंडिया की बात करूँ या पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करूँ तो यूके से हमारा मेल खाता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिया इज अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वेयर द प्रेसिडेंट इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट एंड व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। तो इंडिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वही हमें रियल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलते हैं। इंडिया की पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरल है, जिसके अंदर हमें टू हाउसेज देखने को मिलते हैं, जैसे लोकसभा लोअर हाउस हो गया और राज्यसभा अपर हाउस हो गया। एंड लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू हमें राज्यसभा, एंड विद द प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिपेंडेंट ऑन इट्स मेजोरिटी। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा की मेजोरिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। यूके की बात करूं तो यूके का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, कि वहाँ पे राजा तो होगा ही होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो हो ही रहा है लेकिन उसके साथ मोनार्क भी वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो मोनार्क होगा वो किंग होगा या क्वीन होगा, एक सिंबॉलिक हेड होगा, वाइल द पीएम जो होगा वही गवर्नमेंट को ज़्यादा फंक्शन करने में काम करेगा। एंड यूके पार्लियामेंट कंसिस्ट द हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसको हम डोमिनेंट हाउस मानते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हाउस ऑफ कॉमन जिसको हम लोकसभा कह सकते हैं, वैसे ही हमें हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ पे देखने को मिलता है। हाउस ऑफ लॉर्ड देखने को मिलता है जो कि लार्जली एडवाइजरी होता है, जैसे हमारा राज्यसभा है। Unlike India, UK lack a formal separation between the legislature executive with the ministers also being MPs। तो यूके जो है वो फॉर्मल सेपरेशन से लैग करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रेइश कॉन्स्टिट्यूशन का, ग्रेइश तो नहीं बोलते लेकिन एक होता है कि जहाँ पे आपने क्लियर कट डिवाइड कर दिया है कि कौन सी पावर किसकी रहेगी, लेकिन हमें यूके के अंदर वैसा नहीं देखने को मिलता। जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट है, जो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वहाँ पे हमें सेपरेशन जो है वो फॉर्मल तरीके से नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद विद मिनिस्टर्स आल्सो बीइंग एमपीज। तो इसका मतलब नहीं क्या मतलब हो रहा है ये। उसके बाद थर्ड हमारा आ गया इलेक्टोरल सिस्टम की। इलेक्टोरल सिस्टम किस तरीके से फॉलो होता है। इंडिया फॉलो करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, मतलब जिसने ज़्यादा सीटें हासिल कर ली वो जीत गया।
for the Lok Sabha and state elections where the candidate with the most votes मतलब win, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैंडिडेट ज़्यादा वोट हासिल कर लेगा वो जीत जाएगा। ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंडिया फॉलो करता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है? 4 कैंडिडेट खड़े हैं और वो 100 वोट्स के ऊपर लड़ रहे हैं, ठीक है? कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितने मेंबर्स खड़े हैं? 4 एमएलए रखो या एमपी रखो, वो खड़े हैं और वो 100 वोट के ऊपर अपने इलेक्शंस लड़ रहे हैं। एक जो मेंबर है वो 35 वोट्स हासिल कर लेता है, ठीक है? दूसरा जो है वो 20 हासिल करता है, तीसरा 20 हासिल करता है, तो कितने हो गए? 40 30 70 हो गए। 40 30 35 35 और 20 20, ठीक है? 75 हो गए। उसके बाद 25 वाला एक जो है वो व्यक्ति वो हासिल करता है वोट्स को, ठीक है? अब यहाँ पे जीतता कौन है? जिसके पास 35 है, ठीक है? लेकिन जो बचे हुए वोट्स हैं उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन उनको मिला ही नहीं। उन्होंने ऐसे वोट दिया उन व्यक्तियों को, लेकिन उनकी वोट की कोई वैल्यू बनी नहीं। जिन्होंने जैसे एक व्यक्ति को 35 वोट्स मिले, तो वही वोट जो है वो रिप्रेजेंट हुए, बाकी के व्यर्थ चले गए। तो इस तरह का हमें देखने को मिलता है फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखना है ना, विद पार्टी सिक्योरिंग अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स विदाउट अ मेजोरिटी ऑफ वोट्स, ठीक है? तो वो मेजोरिटी ऑफ वोट्स से ही नहीं जीते, बल्कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स, जितनी ज़्यादा सीट्स वो जीतते हैं उसके हिसाब से उनको क्या होती है उनकी जीत हो जाती है, ठीक है? लेकिन यूके आल्सो यूजेस द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हैज डिबेटेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अनलाइक इंडिया, यूके हैज फ्यूअर पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेटेड इलेक्शन, जैसे कंजर्वेटिव और लेबर पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। इंडिया हैज मल्टी पार्टी सिस्टम विद रीजनल पार्टी प्लेइंग अ क्रूशियल रोल। तो यहाँ पे कुछ क्लियर कट यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो यूके है वही वो भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करता है, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स की इलेक्शन हो, एंड बट हैज़ डिबेटेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि डिबेटेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, कि यहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेड हो जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज ही हमें देखने को मिलती है। एक तो हमें कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है और दूसरी लेबर पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है। तो मतलब लोग जो है या तो इसको वोट करेंगे या तो इसको वोट करेंगे, ठीक है? तो लोगों यही तो मतलब लोगों के बीच में यही तो है कि कोई ना कोई तो जीतेगा। 50-50% इसके हैं। ऐसा नहीं है कि 4-5 बंदे खड़े हो गए और सिर्फ उसमें से एक ही जीत पा रहा है, जैसे इंडिया के अंदर फॉलो होता है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है? एंड वेयर इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। मल्टी पार्टी सिस्टम के साथ साथ हमें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी देखने को मिलती हैं, जो कि अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो इस तरह का हमें एक कंपैरिजन देखने को मिलता है हमें दोनों पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर। उसके बाद फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम की बात करें, इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल कंट्री है, जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। क्वाजी फेडरल, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो क्वाजी फेडरल टर्म थी वो किस ऑथर ने दी थी? बता दूँ आपको, केसी वेरे ने दी थी, कि उन्होंने कहा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो याद रखना इस चीज़ को। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट बाय द यूनियन स्टेट कॉन्करेंटली। हाउएवर ड्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया कैन बिकम हाईली सेंट्रलाइज्ड। तो क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें पावर्स डिवाइड करी हुई देखने को मिलती हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। ये पावर जो है वो 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट्स मेंशन की गई हैं, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनके तहत ये बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे और दोनों गवर्नमेंट के अंदर आएँगे। तो वो चीज़ आपको पता होगी, मैं आपको यहाँ पे डिक्टेट नहीं करवाऊँगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि 7 शेड्यूल के अंदर हमारे 3 तरह की लिस्ट्स का ज़िक्र किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना सकती है, जुरिडिक्शन दिखा सकती है, लॉज़ बना सकती है। स्टेट लिस्ट वो ऐसी लिस्ट है, उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनिंग कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉज़ बना सकती है। थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं मैं आपको, यूनियन गवर्नमेंट की जो किस चीज़ के ऊपर लेजिस्लेट कर सकती है। जैसे मैं यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट की बात करूं, तो उसके अंदर जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? लेजिस्लेट करेगी। अगर मैं स्टेट की कोई बात करूँ, तो वहाँ पे जो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें होगी, उसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेट करेगी। और कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो वो ऐसे सब्जेक्ट जिसके ऊपर दोनों जो है वो स्टेट लिस्ट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट करेगी। जैसे एजुकेशन हो गया, तो वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है,
ठीक है। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है दोनों के बीच में, तो उस समय सेंट्रल की पावर ज़्यादा सेंटर की पावर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेंटर की बात को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ठीक है। अगर मैं यूके की बात करूं तो यूके एक यूनिटरी स्टेट है विद डिवॉल्व पावर टू स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, and unlike Indian constitution federalism, the UK devolution is based on parliamentary status. Example, Scotland Act of 1998, and meaning parliament can revoke this power. तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो यूके है वो एक यूनिटरी स्टेट है। मतलब यूनिटरी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। मतलब कि जो यूके है, यूके के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, उसके साथ हमें उसके पास हमें ज़्यादा पावर देखने को मिलती है। एंड डिवॉल्व्ड पावर का मतलब होता है कि उसने अपनी मर्जी से रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी है। जैसे स्कॉटलैंड की बात करें, वेल्स की बात करें, नॉर्दर्न आइलैंड, एक जैसे हमारे स्टेट्स होती हैं वैसे ही हमें यूके के अंदर देखने को मिलते हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड, इनको उसने एक स्पेशल रीजनल पावर दी है यूके ने, ठीक है। पार्लियामेंट ने इन रीजन्स को, इन स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आइलैंड को रीजनल पावर, स्पेशल पावर दी है। ये जो पावर्स दी गई हैं ये जो है वो परमानेंट नहीं है, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई होती हैं कि डायरेक्ट तरीके से लिखा गया है कि कौन सी जैसे अब मैंने बताया था ना आपको कि 7 शेड्यूल के अंदर दी गई पावर जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो वो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें नहीं देखने को मिलता है। वहाँ पे जो जो पावर दी गई है वो एक एक्ट के थ्रू दी गई है, एक स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ 1998, उसके तहत ये पावर दी गई है। पार्लियामेंट चाहे तो इन पावर्स को रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, ये कोई परमानेंट पावर नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ये जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो एक यूनिटरी स्टेट है। यूनिटरी स्टेट का मतलब है कि वहाँ पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल हमें देखने को मिलता है, पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलता है विद डिवॉल्व्ड पावर। डिवॉल्व्ड पावर का मतलब यही हुआ कि जो अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, उनको पार्लियामेंट के थ्रू रीजनल पावर्स दी गई हैं अपनी मर्जी से। लेकिन वो पावर जो है, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेट तरीके से दी गई हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए दी गई हैं, वैसा वहाँ पे नहीं है। क्योंकि ये जो पावर दी गई है वो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू दी गई हैं, जिसका हमें जिक्र देखने को मिलता है स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ 1998 के अंदर। उसके थ्रू ये पावर्स दी गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो पावर्स हैं उनको रिवोक कर सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कभी भी इन पावर को वापस ले सकता है या तो रख सकता है, ये पार्लियामेंट की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैं फिफ्थ कंपैरिजन की बात करूँ तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जुडिशरी किस तरह से हमें देखने को मिलती है यूके के अंदर और इंडिया के अंदर, और रूल ऑफ लॉ कैसा हमें देखने को मिलता है। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द सुप्रीम कोर्ट एज एट द एपेक्स, ठीक है। आपको पता है कि इंडिया के पास यूनिटरी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब कि वहाँ पे जो जुडिशरी है वो किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं है, ना ही लेजिस्लेचर के कंट्रोल के अंदर है और ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल के अंदर। तो मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे टॉप लेवल पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा होगा कि यहाँ पे ये आ गया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद हमारे स्टेट कोर्ट, बॉडी कोर्ट, स्टेट कोर्ट, और हमारे जिनको आप सबॉर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हो, ठीक है। एंड इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड कैन स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हमारी जो जुडिशरी है उसके पास हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर देखने को मिलती है, जिसके तहत वो उन कॉन्स्टिट्यूशन को, उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते होंगे। एंड इंडियन जुडिशरी इज हाईली एक्टिविस्ट हमें देखने को मिलती है, ऑफ्टन इंटरवीनिंग द एग्जीक्यूटिव मैटर्स। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव मैटर्स के अंदर भी इंटरवीन करना शुरू कर देती है अपने जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू। जैसे कोई ऐसा इन्वायरमेंटल केस आ जाता है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है, उस समय जुडिशरी जो है वो वहाँ पे इंटरवीन कर सकता है या कर देता है, क्योंकि जुडिशरी हैज़ पावर। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू उसके पास है बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू। आपने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसके अंदर जिसको केशवानंद भारती केस 1973 के अंदर लाया गया था। तो उसके तहत उसके पास ज़्यादा पावर हमें देखने को मिलती है। यूके फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो मतलब जो यूके है वो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को फॉलो करता है, कि मतलब ज़्यादा पावर हमें पार्लियामेंट के पास ही देखने को मिलती है। यहाँ पे मीनिंग नो कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया है एक्ट, उसको कोई भी कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूके की सुप्रीम कोर्ट है वो एस्टेब्लिश की गई है 2009 के अंदर।
वो सिर्फ गवर्नमेंट की एक्शन की लीगलिटी को रिव्यू कर सकता है कि गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं क्या वो लीगल हैं या वो इलीगल हैं। ठीक है, सिर्फ यही काम है उस कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, जो यूके के अंदर है। लेकिन ज़्यादा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कोई भी एक्ट जो पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, कोर्ट उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अनलाइक इंडिया, यूके डज नॉट हैव अ रिटन बिल ऑफ राइट्स बट फॉलोज द ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1998। तो बिल ऑफ राइट्स हमें नहीं देखने को मिलते हैं जैसे इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यूके सिर्फ ह्यूमन राइट एक्ट 1998 को फॉलो करता है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, जो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं डेमोक्रेसी के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, जब मैं यूके की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस जो फेस किए हैं। इंडिया ने कैसे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कम्युनलिज्म हो गया, करप्शन, पॉलिटिकल वायलेंस, डिस्पाइट बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इश्यूज लाइक इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स परसिस्ट हमें देखने को मिलता है। परसिस्ट का मतलब होता है कि अभी भी देखने को मिलता है, अभी भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया फेसेस अ चैलेंज लाइक कम्युनलिज्म। अब हम कम्युनलिज्म को समझते हैं। कम्युनलिज्म आपको पता ही होगा कि इसके ऊपर मैं तो बोलूंगा ही नहीं क्योंकि अभी तो ये चल रहा है, ट्रेंड में है। करप्शन तो है ही है, पॉलिटिकल वायलेंस तो है ही है, और उसके बाद इंडिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के होने के बावजूद भी हमें इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, वोट रिगिंग हो जाती है, पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन होती है। जो लोग हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें डेमोक्रेसी के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मैं यूके की बात करूं कि यूके ने कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया, तो समझने की कोशिश करते हैं कि द यूके स्ट्रगल्स विद ब्रेग्जिट रिलेटेड पोलराइजेशन। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जैसे मैंने ब्रेग्जिट ब्रेग्जिट के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रेग्जिट क्या था, कि ब्रिटेन का एग्जिट था यूरोपियन यूनियन से 2016 के अंदर। ये एग्जिट इसलिए था क्योंकि जो यूरोप के लोग थे वो ब्रिटेन में जाके शरण लेना शुरू कर दी थी उन्होंने। ब्रिटेन की जो रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करना शुरू कर दिया, ब्रिटेन की जो जॉब्स थी, उन उन लोगों की जो जॉब्स थी, जो लोकल काम थे, उनको लेना शुरू कर दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटेन के लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ब्रिटेन ने एक रेफरेंडम किया कि हम क्या करें कि ब्रिटेन से एग्जिट। रेफरेंडम का मतलब होता है कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसके ऊपर लोगों की ये सहमति चाहिए कि आप इस जो हम एग्जिट लेना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से, क्या आप इसकी सपोर्ट में हो या खिलाफ हो। तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो उसके सपोर्ट में चले जाते हैं और कुछ लोग जो है वो उसके खिलाफ चले जाते हैं। किसके खिलाफ? कि हम यूरोपियन यूनियन से अलग नहीं होंगे। कुछ लोग चाहते थे कि हम उनके साथ रहेंगे, कुछ लोग चाहते थे कि हम उनसे अलग हो जाएंगे। तो उसी बेसिस के ऊपर वहाँ पे क्या होती है, पोलराइजेशन हो जाती है कि लोग बट जाते हैं अलग अलग हिस्सों के अंदर, दो हिस्सों के अंदर बट जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो उसके सपोर्ट में आ जाते हैं, कुछ लोग उसके खिलाफ में आ जाते हैं ब्रिटेन के एग्जिट के अंदर। तो वो एक ब्रेग्जिट उस चीज़ को कहा जाता है कि ब्रिटेन ने एग्जिट लिया था 2016 के अंदर यूरोपियन यूनियन से। एंड जो ब्रिटेन के लोग थे उनका ट्रस्ट जो था उनके पॉलिटिशियंस के ऊपर वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड उसी के बाद जो डिबेट्स थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जाएं, उसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई कि इंडिया जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को फॉलो करता है। हम जो है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे, ताकि क्या हो कि वोट की फेयरनेस है वो बढ़ जाए। एंड अनलाइक इंडिया, यूके हैज़ मोर स्टेबल डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया के अंदर है वैसे ही डेमोक्रेसी हमें स्टेबल देखने को मिलती है यूके के अंदर भी, लेकिन कुछ जो है वो चैलेंजेस वहाँ पे भी परसिस्ट करते हैं। जैसे स्कॉटिश इंडिपेंडेंट मूवमेंट आ जाती हैं। स्कॉटिश मैंने आपको बताया था कि जैसे स्कॉटिश इंडिपेंडेंट मूवमेंट वहीं से राइज होती है, स्कॉटलैंड से। तो स्कॉटलैंड मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट ने कुछ पावर जो है वो स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया, और कौन सा मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न आयरलैंड, उनको क्या दी है, कुछ स्पेशल पावर दी गई है, रीजनल पावर दी है। तो स्कॉटलैंड के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ब्रिटेन से अलग होके एक अपना अलग देश बनाएंगे। तो उस तरीके से भी क्या देखने को मिलता है, एक चैलेंज देखने को मिलता है ब्रिटेन की डेमोक्रेसी के लिए, कि जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं, जो मूवमेंट्स चल रही हैं, लोग खिलाफ खड़े हो गए हैं यूके के। तो इससे भी हमें एक चैलेंज देखने को मिलता है यूके की डेमोक्रेसी के लिए। कंक्लूजन में आप ये मेंशन करोगे कि वाइल बोथ इंडिया एंड यूके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी इंडिया के पास हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। कॉन्ट्रास्ट विद उसके साथ ही यूके का हम देखें तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, मतलब सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट ज़्यादा पावरफुल है। टू पार्टी पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको टू पार्टीज का नाम बताया था, याद कर लो।
एंड उसके बाद इंडिया डेमोक्रेसी इज मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स व्हाइल द यूके इज मोर ट्रेडिशनल एंड सेंट्रलाइज्ड, बोथ फेस यूनिक चैलेंजेस बट रिमेन रोबोस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये एक हमारा बेटर कंक्लूजन हो सकता है आपको क्वेश्चन को कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट डायमेंशन है इंडिया का कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव यूके के साथ, वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि इंडिया का डेमोक्रेसी है उसका कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर, कि किस तरह से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को डिफरेंट बनाती है यूएस से, ठीक है, उसकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए और आगे जो है वो वीडियोस लाता रहूं और आपकी हेल्प होती जाए, ठीक है।